हम फोनेटिक्स स्टार्ट करते हैं एंड हम इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए 44 साउंड्स को देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स यूज होते हैं। अगर हम देखें तो दुनिया भर में 5,000 से 7,000 8,000 भाषाएं, बोलियां सब होंगी, परंतु इन 5,000 8,000 बोलियों में टोटल जितने भी साउंड्स हैं 300 से 400 होंगी। वही 300 से 400 साउंड्स, यानी इंसान की कैपेसिटी साउंड्स प्रोड्यूस करने की यही 300-400 साउंड्स हैं। इनमें से कुछ साउंड्स किसी भाषा में यूज होता है, इनमें से कुछ साउंड्स किसी और भाषा में, पर जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं, उनमें बहुत सारे साउंड्स कॉमन होंगे। जैसे हम कहें कि ए वाला साउंड किसी न किसी फॉर्म में आ, तो ये जो साउंड है ये लगभग कॉमन कई लैंग्वेजेस में मिलेगा। हो सकता है कुछ में ना मिले, बट मोस्ट लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। तो अगर हम माने कि इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं, तो उन साउंड्स में से कई साउंड्स आपको दूसरे लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, हो सकता है हिंदी में भी मिल जाए, पर फिर भी कुछ साउंड्स हो सकता है इंग्लिश में हो जो कि हिंदी में ना हो सकता है इंग्लिश में हो और हिंदी में ना हो वो साउंड। इसीलिए हमारे प्रोनंसिएशन में फर्क आ जाता है, क्योंकि हम उन साउंड्स से फेमिलियर नहीं है। अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हम हिंदी के जो साउंड्स हैं उन सब से फेमिलियर हैं, और क्योंकि हिंदी में वो साउंड्स नहीं है, कुछ साउंड्स जो इंग्लिश में हैं, इसलिए हो सकता है हम प्रोनंसिएशन में डिफरेंस कर देंगे। ठीक वैसे जैसे हिंदी में कई साउंड्स हैं जो इंग्लिश में है ही नहीं, और इसलिए जब अंग्रेज उन साउंड्स को यूज करेंगे तो वो गड़बड़ बोलेंगे, क्योंकि उनकी भाषा में वो साउंड नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए तरबूज वाला हिंदी का साउंड है जो इंग्लिश में नहीं है। उनके पास ट है टमाटर वाला, 10, टेक, टुमारो, ये तो उनके पास है ट, पर इनके पास तरबूज वाला नहीं है इंग्लिश में। फिर इनके पास थर्मस वाला है, थिंक, थॉट, ये तो है इनके पास। तो अगर इनको तरबूज वाला कोई शब्द बोलना पड़े इंग्लिश में, तो या तो वो ट बोलेंगे या वो थ बोलेंगे। इसीलिए अक्सर इंग्लिश में गायत्री, सावित्री, ट्र, ना कि त, उनके है ही नहीं त। आप किसी भी वेस्टर्नर को, किसी भी अंग्रेज को आप वीडियो चला के सुन लो, धनुष वाला है ही नहीं इनके, धनुष वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध, वो कहेंगे ध, हमारे लिए तो ध है बुद्ध, वो क्या कहेंगे, उनके डमरू वाला है, डमरू वाला उनके है डेंस, डे,
वो तो है, या फिर द, दैट, दिस। तो इन दोनों में से किसी एक साउंड को यूज करेंगे वो लोग प्रोनाउंस करते वक्त। वो कहेंगे बूड, 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 नॉट बुद्ध, क्योंकि उनके पास ध धनुष है ही नहीं। उसी तरह से इंग्लिश में कुछ साउंड्स हैं जो कि हिंदी में मिसिंग है, जैसे कैट, हैट, फैट, ए वाला साउंड हमारे यहां नहीं है। अगर एक इंडियन को जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है उसे बोलना पड़े तो वो क्या करेगा? ए नहीं बोल पाएगा, जब तक कि चला के उसको सीखे ना तब तक वो नहीं बोल पाएगा। और इसलिए वो क्या करेगा? वो एड़ी वाला, एड़ी वाला, या आय ऐनक वाला, जिसको ऊपर मात्रा वाला है ना, तो जैसे यूपी के लोग काइट बोलेंगे आए, और अपन चांसेस आर कि हम केट बोलेंगे, केट, फेट, क्योंकि एड़ी वाले साउंड से हम आदि हैं, यूज्ड टू हैं, ए तो है ही नहीं हमारे। इस तरीके से दो भाषाओं में साउंड्स का डिफरेंस आने की वजह से प्रोनंसिएशन में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब हम एक बात समझें कि हम ब्रीद इन करते हैं और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वो एयर है ना, पल्मनरी रेस्पिरेशन, लंग्स वाला, हम जो एयर ब्रीद आउट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मुंह के अंदर हमारा जो वोकल ट्रैक्ट है, यहां साउंड बॉक्स है, हमारा वोकल ट्रैक्ट है, तो ये एयर जो है हमारे माउथ के अंदर अलग 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 रीजन्स को टच करता हुआ आएगा। स्पीच ऑर्गन्स जिसे हम कहते हैं, स्पीच प्रोड्यूस कैसे होता है, वो एयर बहुत जरूरी है और टंग अक्सर जरूरी है, मतलब कई साउंड्स के लिए टंग की आवश्यकता है। तो वो टंग हमारे मुंह के अंदर जिस पॉइंट को टच करेगा, देखिए एयर पास हो रहा है, ये दो स्पीच ऑर्गन्स टकराए या हल्का सा डिस्टेंस बना के एयर बीच में से गुजर रहा है, अलग अलग तरीके के साउंड्स को प्रोड्यूस करेगा। हमारे लिप्स, हमारा टंग और टंग के वेरियस पॉइंट्स, हमारे ऊपर के वो जो हमारा दांत का ऊपरी भाग है उसके पीछे वाला भाग है, मुंह का छत है, मुंह के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है, ये सारे वो पॉइंट्स हैं, 8 ऐसे पॉइंट्स हैं कम से कम। और ये जो 8 पॉइंट्स हैं इनका कहीं ना कहीं टंग के पोजीशन के साथ किसी न किसी तरीके का एक कांटेक्ट बनता है। बाइलेबियल में तो दोनों लिप्स, बाइलेबियल दोनों लिप्स, हम जब कॉन्सोनेंट्स करेंगे तब समझेंगे। अभी हमें केवल ये समझना है कि स्पीच ऑर्गन्स होते हैं और दो स्पीच ऑर्गन्स का फुल कांटेक्ट, थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा रगड़ के दूर हो जाना, इस तरीके के कॉन्टैक्ट्स, और अब हमारे लंग से निकला हुआ एयर जो पास कर रहा है, ये सब मिलकर
साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। दो स्पीच ऑर्गन्स का फुल कांटेक्ट, हल्का सा गैप जिसको हम अप्रोक्सीमेंट्स कहेंगे, या छूकर यूं फ्रिकेटिव्स, और एयर जो ब्रीद आउट हम कर रहे हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करता है। यहां हमारा वॉइस बॉक्स है और अब हमें ग्लोटिस समझना है। ग्लोटिस, वोकल कॉर्ड्स, यहां वोकल कॉर्ड्स हैं, और जैसे हारमोनियम का पीछे वाला हिस्सा होता है, पर्दा होता है, हम उसको बंद खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, एयर पास होता है, उन होल्स में से साउंड प्रोड्यूस होता है। कुछ वैसा मैकेनिज्म हमारा यहाँ वोकल कॉर्ड्स के रूप में है। और ग्लोटिस या एपिग्लोटिस वहां क्या काम करता है? मैं बैठी हूं, अभी मेरे गोद है, पर यूं मैं खड़ी हूं तो कोई गोद नहीं है। गोद तो तब है जब मैं बैठी हूं, वो एक पोजीशन है। तो ग्लोटिस भी एक पोजीशन का नाम है। ग्लोटिस एक पोजीशन का नाम है। हमारे फूड पाइप भी है, हमारे विंड पाइप भी है। दो पाइप्स की कल्पना कीजिए, एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप है। आप मुंह में कुछ भी डालें, आप मुंह में जैसे छोटा सा टैबलेट डालते हैं, खाने की कोई चीज डालते हैं, बच्चा कई बार 2 रुपए का सिक्का मुंह में डाल गया, जैसे ही आपके जबान पर कोई चीज आई, कुदरत ने क्या किया है, फूड पाइप तो खुला रहेगा, विंड पाइप पे एक ढक्कन डाल देगी प्रकृति। ये प्रकृति की दी हुई सुरक्षा है। विंड पाइप में छोटा सा भी कोई दाना गया तो व्यक्ति मर सकता है, पर फूड पाइप में बड़ी सी चीज भी चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जैसे ही हम मुंह में कुछ डालते हैं, कुदरत विंड पाइप पे एक ढक्कन डाल देगी, ग्लोटिस, तो वो कवर है, सुरक्षा रहे, कोई चीज विंड पाइप के अंदर ना जा सके और फूड पाइप के अंदर ही जाए। इसीलिए कई बार बच्चे निगल जाते हैं सिक्का विक्का, तो वो फूड पाइप के थ्रू चला जाता है और फिर वो निकल भी जाता है। तो इस तरीके से ग्लोटिस और हमारे बाकी जो स्पीच ऑर्गन्स हैं, ये सारे स्पीच प्रोडक्शन के काम में मदद करते हैं। हम जैसे जैसे वीडियोस को देखेंगे, वैसे वैसे थोड़ा डिटेल में फोनेटिक समझते रहेंगे। अभी आप केवल इतना सा बेसिक देखकर थोड़े बहुत आप थ्योरी को समझ लो, और फिर हम बीच बीच में एक्सप्लेनेशंस जैसे जैसे ज़रूरत होगी मैं आपको समझाती रहूँगी।